ओके, ठीक है, शुरू करते हैं ना। तो आज जो है वो हिस्ट्री क्या था आपका, मिडिवल हिस्ट्री। सबसे पहले एक प्री जो होता है ना मध्य प्रदेश पीएससी का जो पेपर है, सबसे पहले हमें उसके नेचर को समझते हैं थोड़ा सा 5 मिनट में ब्रीफ में, कि एक बड़ा मिथक है ये एमपीपीएससी के लिए कि आप जो लोग हैं, कितने बार आप दे चुके हैं? आप में से 2 बार दे चुके। कितने बार सिलेक्शन हुआ? नहीं हुआ। आप कितने बार दे चुके? 4 बार। सिलेक्शन नहीं हुआ। पीछे प्री वाले हो क्या आप? मेंस वाले। तो 4 बार और 2 बार, ठीक है। ये एक जो मिथक है ना पीएससी का, ये आज जो हम आपको बताएंगे उसको आप ध्यान से सुनना केवल, कि पीएससी का प्री निकालने के लिए सबसे पहले उसके नेचर को पढ़ना है क्वेश्चन के। और जो मैंने अंडरलाइन जो किया है ना, जो अभी जो हाईलाइटर से जो हाईलाइट किया है, बेसिकली सबसे बड़ी जो गलती एमपीपीएससी में जो होती है वो होती है आप मार्क नहीं करते हो चीजों को, क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ना। मतलब क्वेश्चन को आप ठीक से जब नहीं पढ़ते ना तो क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं। जैसे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, ध्यान देना, 4 कैटेगरी से क्वेश्चन बताऊंगा आज मैं आपको, कि 4 कैटेगरी से क्वेश्चन बनेंगे आपके। किसी भी आप इतिहास में किसी को भी पढ़ना, आधुनिक काल पढ़ो, चाहे प्राचीन इतिहास पढ़ो, चाहे मध्यकालीन इतिहास पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, 4 चीजें आपको बेसिक ध्यान रखनी है उसमें। वो 4 चीजों से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके। जैसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहला क्वेश्चन बोलता है कि प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है। पहले आप 2 मिनट इस क्वेश्चन को देखें। अभी यहां, वहां 2 मिनट नहीं, वहां 1 मिनट देखें आप एक क्वेश्चन को, 1 मिनट, जिसमें आपको ज्यादा लगता है कि इस क्वेश्चन को हमें करना है, डील करना है। सारे क्वेश्चन डील करने पड़ते हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप समझ लें थोड़ा सा। इसमें जैसे क्वेश्चन देखा आपने कि ये लिखा है प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है। अब आप देखें, इसमें 2 कीवर्ड्स हैं, आप 2 कीवर्ड्स पे ध्यान दें अगर थोड़ा सा। एक कीवर्ड्स इसमें है मुगल शासक, क्या है? मुगल शासक। और नाम है प्रिंस ऑफ बिल्डर। बिल्डर का तात्पर्य होता है निर्माता, जो बिल्डिंग का काम। आप इंग्लिश की अगर टर्मिनोलॉजी को देखें तो बिल्डर यानी निर्माता, यानी जो निर्माण कार्य करता है या करवाता है। शासक है तो करवाएगा। तो बिल्डर्स के नाम से मुगल वंश में कौन सा शासक सबसे ज्यादा जाना जाता है? तो स्थापत्य के लिए स्वर्ण काल जो कहलाता था वो शाहजहां का कहलाता था। स्थापत्य में अगर सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति ने काम किया है तो वो शाहजहां ने किया है। तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से किसी व्यक्ति को अगर जाना जाएगा मुगल शासन में तो वो शाहजहां होंगे। कौन कहलाएंगे? शाहजहां। राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया आपका एक टिक मार्क कि आपने देख लिया सीधे से। अब देखो प्री का नेचर देखो, आपने ये पहला क्वेश्चन देखा। इस पहले क्वेश्चन से हमें अपनी प्री को और अच्छा करना है, मजबूत करना है। तो क्या करेंगे फिर? तो 4 तरीके से क्वेश्चन देखो। सबसे पहले क्वेश्चन की प्रकृति क्या थी? तो क्वेश्चन की जो प्रकृति थी वो था कि प्रिंस ऑफ बिल्डर यानी निर्माता। तो निर्माण किस चीज का किया होगा? तो निर्माण किया है आपने स्थापत्य का। तो अगला हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो जाता है कि शाहजहां को हम सबसे ज्यादा पढ़ें। अब कैसे क्वेश्चन में आया तो शाहजहां को आज कंप्लीट करो। कैसे? कि शाहजहां ने स्थापत्य में क्या क्या निर्माण कार्य करवाए हैं। तो आगरा का ताजमहल हो गया कि नहीं हो गया? आश्चर्यों में 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है आगरा का ताजमहल। अब जैसे ही ताजमहल आप पढ़ रहे हो तो ताजमहल को देखो कि किस शैली का है, शैली कौन सी है इसकी। मैं आपको थोड़ा सा डीप बता रहा हूं, शैली पढ़नी है आपको। शैली किस शैली में बना है? रोमन में है, इस्लामी शैली में है, किस शैली में बना है? स्थापत्य हो गया। और क्या क्या स्थापत्य कार्य करवाए हैं अपने काल में शाहजहां ने? ताजमहल बनवा दिया आपका, बनवाया कि नहीं बनवाया? दिल्ली का, हाँ कि ना? आगरा का लाल किला नहीं, आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया कि नहीं? तो पहला क्वेश्चन आपको हिंट दे रहा है कि आप स्थापत्य पे जाएं। किस पर जाएं? स्थापत्य को देखें आप एक बार। अब स्थापत्य देखिए आपने, पहला कीवर्ड्स क्या पकड़ा कि क्वेश्चन का नेचर था सर स्थापत्य का। किसका था? स्थापत्य का। तो अब आपको क्या करना है कि जो मुगल वंश से संबंधित जो शासक रहे हैं, जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। अकबर दिया है, तो अकबर ने कौन कौन सी स्थापत्य करवाया, मतलब स्थापत्य कार्य करवाया है? तो आगरा का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, हाँ के ना? इबादत खाना, ये अकबर के हैं कार्य के नहीं है? स्थापत्य कार्य है कि नहीं अकबर के? तो क्या हुआ कि सर पहले हमने क्वेश्चन के नेचर को पकड़ा कि नेचर में बताया गया कि अगर निर्माता है तो निर्माता है स्थापत्य का। तो स्थापत्य का निर्माता है तो 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। कितने ऑप्शन दिए? 4 ऑप्शन। और 4 ऑप्शन में आपको क्या करना है कि अकबर दिया है तो अकबर के स्थापत्य एक जगह,
आपने अकबर के स्थापत्य लिख दिए। फिर इसके बाद जहांगीर, अब जहांगीर का स्थापत्य होगा 1 2 3 4 गिने चुने होंगे, लेकिन जहांगीर जो है वो जहांगीर स्वर्णकाल कहलाता है चित्रकला के लिए। किसके लिए कहलाता है? चित्रकला के लिए। अब चित्रकला के लिए अगर स्वर्णकाल है तो फिर चित्रकला में इसके प्रसिद्ध चित्र कौन से होते थे? तो आप देखोगे मार्मिक दृष्टि के होते थे, प्राकृतिक दृश्यों को उसने सम्मिलित किया है, और पशु पक्षी के चित्र होते थे, मानव के चित्र होते थे। अब सर ये चित्र तो हमने पढ़ लिए, अब चित्र जब हमने पढ़ लिए तो फिर प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? कौन कौन से चित्रकार हुआ करते थे किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। तो 1 2 चित्रकारों के पीटी के हिसाब से नाम याद कर लिए। शाहजहां ने स्थापत्य का कार्य करवाया, तो स्थापत्य में कौन था? तो उस्ताद लाहौरी, जिन्होंने सबसे ज्यादा स्थापत्यकार में किसका साथ दिया? शाहजहां का साथ दिया। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही? बात यह है कि जो क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है, सबसे पहले उसके नेचर को पकड़ो आप कि नेचर क्या है। तो नेचर निर्माता हो, स्थापत्य हो, चित्रकला हो, तो जो भी शासक आपको दिए हैं 4 ऑप्शन में, तो चारों ऑप्शन में जैसे जहांगीर दिया तो जहांगीर के क्या कार्य है, औरंगजेब ने क्या करवाया, अकबर ने क्या करवाया। पहला हो गया नेचर। दूसरा है कि आप सबसे पहले इनके शासनकाल को समझें, मतलब इनका किस वर्ष में शासनकाल रहा है, किस शासनकाल मतलब वर्ष रहा होगा ना, किस वर्ष में क्या क्या किया है। अकबर का शासनकाल क्या था, अकबर के प्रमुख स्थापत्य क्या थे। अभी एक क्वेश्चन की प्रकृति बताइए, तो स्थापत्य इन चारों के लिखने हैं आपको। इसका चित्रकला से तो चित्रकला लिखो इसकी। औरंगजेब ने क्या करवाया है आपका, किसका? बीबी का मकबरा किसके शासनकाल में बना? औरंगजेब के शासनकाल में बना। कहां है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है कि नहीं है? तो स्थापत्य हो गया कि नहीं हो गया? अब वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, मुगल वंश में शाहजहां से पूछ ले, जहांगीर से पूछ ले, अकबर से पूछ ले, आपका औरंगजेब से पूछ ले, या किसी अन्य से पूछ ले, तो स्थापत्य एक टॉपिक कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? स्थापत्य हो गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन मिला जुला अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रिंस ऑफ मनियर्स किसे कहा जाता है, क्या नाम दिया मैंने? प्रिंस ऑफ मनियर्स। क्या बोला मैंने? कि प्रिंस ऑफ मनियर्स। ये भी सेम नाम हो गया कि नहीं हो गया? प्रिंस ऑफ मनियर्स के नाम से किस शासक को जाना जाता है? नाम से कौन जाना जाता है? वेरी गुड आंसर। एमबीटी को प्रिंस ऑफ मनियर्स के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसने मुद्रा से संबंधित बहुत सारे काम किए हैं, जैसे सांकेतिक मुद्रा को चलवाया कि नहीं चलवाया? तो हो गया ना प्रिंस ऑफ मनियर्स। तो एड ऑन कर लिया आपने सर यहां से कि अगर ऐसा आया क्वेश्चन तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रिंस ऑफ मनियर्स के नाम से किसे जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन स्थापत्य के, तो चारों के स्थापत्य लिखने एक पेज पर। तो ये हो गया हमारा एक कंप्लीट टॉपिक हो गया। ये है प्री का पढ़ने का तरीका। प्री के पढ़ने का तरीका ये नहीं होता कि आपने केवल टिक मार दिया और वो आंसर हो गया ना। यहां से प्री पढ़ने जब आप टेस्ट देके जाते हैं तो चारों जो ऑप्शन होते हैं आपके, जिस नेचर का क्वेश्चन है उस नेचर के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है आपको। तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। तो आंसर क्या हो गया आपका कि प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से किसे जाना जाता है? शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जाना जाता है। तो शाहजहां का शासनकाल क्या था? शाहजहां के प्रमुख आपके स्थापत्य से संबंधित प्रमुख वो कौन थे? शिल्पकार वगैरह जो हुआ करते थे। तो क्या बोलोगे? उस्ताद लाहौरी। ठीक है कि नहीं? तो ये आपने याद कर लिया, पूरा हो गया। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? क्या बोलते थे? शाहजहां के बचपन का नाम निकनेम क्या था? जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? अकबर क्या बोला जाते थे? समझ में आ रहा? औरंगजेब को क्या कहा जाता था? तो निकनेम याद कर लो। तो निकनेम से क्वेश्चन आ सकता है नहीं? दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन मैंने फिर से देखो आपको अंडरलाइन करके बताया, पढ़ने की प्रवृत्ति, कि तैमूर लंग के आक्रमण के समय निम्नलिखित शासकों में कौन दिल्ली का शासक था? 2 कीवर्ड्स। कितने कीवर्ड्स है इसमें? 2 कीवर्ड्स दिख रहे हैं इस क्वेश्चन में। क्या? सबसे पहले तैमूर लंग,
और दूसरा दिख रहा है दिल्ली का शासक। यानी तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली का शासक कौन हुआ करता था? तो आप देखो, सीधा आंसर लगा दिया, रटा है तो ठीक है, नहीं रटा है तो तैमूर लंग के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी चाहिए। कैसी? कि तैमूर लंग जो था वो कहां का शासक था, सबसे इंपॉर्टेंट। एक तुम्हारी सोच विकसित कर रहा हूं प्री के लिए कि तैमूर लंग शासक कहां का था। जब तैमूर लंग शासक था तो किस प्रकार का शासक था? बर्बर प्रकार का शासक था, एक कह सकते असभ्य प्रकार का शासक था। वो उसी वंश का है आपका शासक बाबर। कौन है? बाबर। बाबर किस वंश से संबंधित था? तैमूर लंग के वंशज था। हाँ कि ना? तैमूर लंग ने भारत पर जब आक्रमण किया, स्पेशली दिल्ली पर, ध्यान रखना भारत पर आक्रमण कर चुका था, वो 2 बार किया है, 3 बार किया है, लेकिन वो पूछा है दिल्ली पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया? इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या हो गया आपका? दिल्ली। हो गया कि नहीं हो गया? तो उस समय दिल्ली का शासक कब किया? 1398 में। देखो एक वर्ष ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। भारत पर या दिल्ली पर जो आक्रमण तैमूर लंग ने किया वो कब किया? 1398 में किया। ध्यान देना, आपके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सारे। 1398 में तैमूर लंग ने, आप ऐड करते जाना, अगर ना पता हो आप अपने मॉडल आंसर में ऐड करना। 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का जो शासक अंतिम था वो था कौन? नसरुद्दीन महमूद। कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाता है कि नसरुद्दीन जो महमूद थे वो उस समय दिल्ली के शासक हुआ करते थे। और ध्यान रखना कि जब 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया भारत पर, स्पेशली दिल्ली पर, तो दिल्ली का अंतिम जो सुल्तान था नसरुद्दीन महमूद, तहस नहस कर दिया उसने। क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। और दिल्ली में जो सल्तनत काल थी वो क्या हो गई? नष्ट हो गई। एक बड़ा कारण था तैमूर लंग के आक्रमण का, बर्बर था, धन लूटना था, हत्याएं करता था। तो ये हो गया। आप देखो क्या क्वेश्चन बन सकता है और इससे संबंध, नेचर क्या है? आक्रमण किसका? तैमूर लंग का। क्वेश्चन क्या बनेगा? तैमूर लंग कहां का शासक था? पहला क्वेश्चन बन गया, कहां का शासक था? भारत पर आक्रमण स्पेशली दिल्ली पर कब किया? 1398 में। कौन शासक था? क्वेश्चन ही पूछ लिया, नसरुद्दीन महमूद। हो गया। अब बात होती है कि सर प्रकृति तो मैंने देख ली, तो नसरुद्दीन जो महमूद थे इनके बारे में थोड़ा सा और जान लें कि नसरुद्दीन महमूद कौन थे, किस वंश के शासक थे। कितने प्रकार का क्वेश्चन बनेगा? नसरुद्दीन महमूद किस वंश का अंतिम शासक था? है? तुगलक वंश का। तुगलक वंश का कंफर्म हो? अब ये पता, यही पीटी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत विडंबना हो जाती कि आप कंफर्म नहीं रहते। और कंफर्म पता क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि आपने उस चीज को केवल लाइनर में पढ़ा है, फैक्चुअल पढ़ा है आपने। थोड़ा सा अंदर जाके पढ़ो कि अगर ये किसी वंश का अंतिम शासक है तो उस वंश के पतन में तैमूर लंग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो देखो पीटी के पढ़ने का तरीका, किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था और इसकी क्या विशेषताएं थी, ये किस लिए प्रसिद्ध था? नसरुद्दीन महमूद। बस हो गया, आपका काम क्लियर हो गया आपका कि यहां से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कैसे? एक तो नसरुद्दीन महमूद के बारे में सर ने पढ़ लिया और दूसरा तैमूर लंग के बारे में मैंने पढ़ लिया। अब इन दोनों से अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कोई भी, तो हम फटाक से आंसर दे देंगे। ये होता है पढ़ने का पीटी का तरीका। आ रही मेरी बात समझ में? तीसरा क्वेश्चन क्या है? ये आपका काम है कि आपको ये पढ़ना है खुद से कि किस वंश का था। मैं अभी तुम्हें पूरा डिस्कशन कर दूंगा नसरुद्दीन महमूद पर, फिर आप क्या करें घर जाकर। पढ़ा है इससे पहले नसरुद्दीन महमूद के बारे में? सुना है आपने एक बार भी? हाँ हाँ। कब किया आक्रमण? तो सैयद वंश की स्थापना कब हुई? हाँ हाँ, पक्का?
तुम बताओ। नहीं पता? गुड आंसर, गुड आंसर। क्या नाम क्या है आपका? कुलदीप शर्मा। कहां से हो? सतना से हो। आप क्या नाम क्या है? आशीष। कहां से हो? बालाघाट से हो। देखो साहब, एक चीज मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जितने ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, इन ऑप्शंस पर आपको क्लियर कट होना चाहिए। अगर क्लियर कट नहीं है तो आंसर गलत हो जाएगा आपका तुरंत ही। समझ रहे मेरी बात? तो ये जो मैं बता रहा हूं, एक पढ़ने का तरीका बता रहा हूं किस प्रकार से, ये केवल एक समझ लो कि एक डेमो है आपका, कि एक ऑप्शन से 3-4 क्वेश्चन निकालने, एक क्वेश्चन से आपको 3-4 क्वेश्चन निकालने, उसको कंप्लीट करना है पूरा। जैसे मैं कहूं कि फिरोज शाह तुगलक, इसमें एक ऑप्शन क्या दिया है? फिरोज शाह तुगलक। एक ऑप्शन दिया है एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, एक दिया है अबू बकर शाह। इसको छोड़ दो, बाकी दो को तो जानते हो ना, फिरोज शाह तुगलक को जानते हो और आप जानते हो किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। जानते कि नहीं जानते? तो थोड़ा सा इनके बारे में भी पढ़ना है, और जब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आगामी जो क्वेश्चन होंगे वो इनसे भी संबंधित हो सकते हैं। हो सकते कि नहीं हो सकते? जैसे मैं पूछ लूं कि दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी, या अमीर ए कोही की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। की कि नहीं की? मैं पूछूं दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की थी? दीवान ए बंदगाह की स्थापना किसने की थी? तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी एक बात ध्यान रखें कि जितने भी आपके सल्तनत काल से संबंधित विभाग रहे हैं, ये विभाग आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। और इससे एक और फायदा होगा, आपका मेंस भी क्लियर हो जाएगा। मेंस के 3 मार्कर कंप्लीट हो जाएंगे आपके। 5 नंबर में इस बार पूछा था दीवान ए कोई के बारे में, पूछा था कि नहीं? 21 के मेंस में। तो अब आप देखोगे कि ये हो गया इसका आंसर, नसरुद्दीन महमूद। प्रकृति समझ में आई? क्या थी प्रकृति? आक्रमण। क्या प्रकृति थी? आक्रमण की। क्वेश्चन की प्रकृति क्या थी? आक्रमण की। तो आक्रमण जो जो विदेशियों ने किए हैं उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास में। यह है पीटी का पढ़ने का तरीका। नेचर क्या है क्वेश्चन का? आक्रमण। कौन सा आक्रमण? विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण है तो फिर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? हमें विदेशी आक्रमणों की एक लिस्ट बनानी है। जैसे मैं कहूं कि सिंध पर आक्रमण हुआ, तो अरबों का प्रथम आक्रमण कब हुआ? 712 हुआ कि नहीं? किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। किस पर किया? सिंध का शासक कौन था उस समय? राजा दाहिर। थे कि नहीं थे? भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की शुरुआत भी वहीं से प्रारंभ हो गई कि नहीं? उद्देश्य क्या था? धन को लूटना, केवल इस्लाम का प्रचार प्रसार कर देना। तो एक विदेशी आक्रमण हो गया कि नहीं? सिंध पर आक्रमण। सिंध का युद्ध पूछ ले, कब हुआ था ये पूछ ले। तैमूर लंका आक्रमण आ गया है। मंगोलों ने आक्रमण सबसे ज्यादा कब किए? किसके शासनकाल में किए? हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट कि नहीं हो गया? तो मैं क्या बताया, क्वेश्चन की प्रकृति से समझ में आ रहा क्या है कि आक्रमण पूछा है। तो आक्रमण पूछा है तो कितने आक्रमण हुए? महमूद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? कब कब आक्रमण किया? सोमनाथ पर कब आक्रमण किया? मोहम्मद गौरी ने भारत पर कब आक्रमण किया? पहला आक्रमण कब था? पृथ्वीराज चौहान से कब युद्ध हुए? हो गए आक्रमणकारी कि नहीं हो गए? हो गया कि नहीं? तो पहला क्वेश्चन की प्रकृति थी निर्माता, तो निर्माण स्थापत्य एक क्वेश्चन। तो स्थापत्य मुगल वंश से लेकर सल्तनत काल तक स्थापत्य आपके पूरे होने चाहिए। तो एक बना ली, पूरा पेज एक हो गया स्थापत्य का। जैसे मैं कहूं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किस किस का निर्माण करवाया गया था, तो कुछ नगर की स्थापना करवाई फिरोज शाह तुगलक ने, जैसे हिसार की करवाई, फिरोजाबाद की कराई, फिरोजपुर की कराई कि नहीं कराई? करवाया कि नहीं? तो फिरोज शाह तुगलक का स्थापत्य हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण करवाया? तो सीरी के किले का निर्माण करवाया। अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया कि नहीं करवाया? हजार खम्मा महल का निर्माण करवाया कि नहीं? तो मैंने कहा कि क्वेश्चन की प्रकृति के अनुरूप एक एक पेज दें आप, स्थापत्य एक पेज में लिख लिया, हो गया। तो स्थापत्य आज हो गया। तुगलक वंश में ये महत्वपूर्ण स्थापत्य है, मुगल वंश में ये है, खिलजी वंश में ये है, सारे वंश। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि आक्रमण, तो एक आक्रमण की लिस्ट बना दी आपने। आज का ही है ये प्रमुख आक्रमण, केवल आक्रमण लिखने हैं आज में, केवल आक्रमण स्थापत्य, बस ये उनका रिवीजन करना है अगले दिन।
तीसरी प्रकृति का क्वेश्चन क्या है कि सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के टंका और जीतल। तो हमने अंडरलाइन किया सल्तनत युग को, दूसरा टंका को किया और तीसरा हमने जीतल को कर लिया। अब देखो ये किस प्रकृति का क्वेश्चन है? ये है अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन। किस प्रकृति का है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो थी उसमें सिक्के भी आते कि नहीं आते? तो प्रकृति अर्थव्यवस्था की हो गई किसकी? सल्तनत काल की। तो फिर आपको देखना है कि सर टंका है और एक जीतल है। तो टंका जो हुआ करता था वो चांदी का हुआ करता था। किसका होता था टंका? चांदी का। और जीतल जो होती थी वो किसकी होती थी? तांबे की होती कि नहीं? तो सल्तनत युग में चांदी और तांबे के सिक्के या शुद्ध अरबी के सिक्के, ऑप्शन में क्या लिखोगे? एक और चीज जोड़ोगे, शुद्ध अरबी के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? आंसर हो गया सर बी, इल्तुतमिश के द्वारा जो है आपके टंका और जीतल चलाई गई। टंका चांदी का होता था, जीतल तांबे की होती थी और शुद्ध अरबी के सिक्के। नाम खुदवाना शुरू करवा दिया था। अब इल्तुतमिश को पढ़ रहे हो आप, अर्थव्यवस्था पढ़ ली सल्तनत काल की कि चांदी। तो फिर आपसे पूछ ले अद्दा और विक क्या थे? क्या क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि अद्दा और विक। तो अद्दा और विक जो होता था, अद्दा चांदी का, विक तांबे की होती थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलवाए गए सिक्के थे अद्दा और विक। समझ में आ रहा? मेरा प्रकृति समझ में आ रही? डिस्कशन की क्या है कि अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है। किसकी अर्थव्यवस्था से? सल्तनत काल की। तो फिर सर और क्या क्वेश्चन बन सकता है अर्थव्यवस्था से? एक प्रकार की तो सल्तनत काल की अर्थव्यवस्था में खम्स क्या होता था, खिराज क्या होता था, जकात क्या होता था, जजिया क्या होता था, खालसा भूमि क्या होती थी। तो अर्थव्यवस्था में यही सारी चीजें आती कि नहीं आती जनाब? आएंगी कि नहीं? क्या क्या? खम्स क्या है? पूछ ले आपसे खम्स क्या था? युद्ध में जो लूटा हुआ धन हुआ करता था उसके बदले जो दिया जाता था। खम्स, खिराज, जजिया, जकात है कि नहीं? कुछ लोगों ने कर व्यवस्था को सुदृढ़ किया था, जैसे सिंचाई कर लगाते थे, गड़ी कर लगाते थे कि नहीं लगाते थे? गड़ी कर किसने लगाया? अलाउद्दीन खिलजी। घर पर जो लगता था वो किसने लगाया? अलाउद्दीन खिलजी। तो कुल मिला के मेरा तात्पर्य यह है कि आपने तीसरा प्रकृति का नेचर देखा क्या है? अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है। तो किसकी अर्थव्यवस्था? सल्तनत काल की। तो सल्तनत काल की अर्थव्यवस्था से जो जुड़े हैं उस चीजों को लिखो। खम्स है, आपका जजिया है, जकात है, इनके बारे में पढ़ो। ये प्रीलिम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खालसा भूमि पूछी जा सकती है, सिंचाई कर पूछा जा सकता है, ब्राह्मणों पर कर पूछा जा सकता है, किसने लगाया, पहला कौन सा मुसलमान था। तो प्रकृति क्वेश्चन की जो है उस प्रकृति के अनुसार आपको अपना एक वो बनाना है पेज। तो अभी 3 प्रकृति के क्वेश्चन हो गए। स्थापत्य का हो गया, दूसरा किसका हो गया? शासन आक्रमण से संबंधित। और तीसरा प्रकृति का क्वेश्चन क्या हो गया आपका? अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन। तो आपका क्या काम बनता है कि अर्थव्यवस्था से संबंधित जो जो प्रावधान रहे हैं वो एक पेज पर होना चाहिए। पीटी का समझ में आ रहा है आपको? आप थोड़ा सा विश्लेषण समझ में आ रहा है क्या पीटी के क्या होते हैं मात्र? 30 चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन बोलता है कि मंगोलों का मुकाबला, देखो आ गया, आक्रमणकारी आ गया, बन गया क्वेश्चन। आक्रमण आपने पढ़े होते तो मंगोल आ गया। देखो मंगोलों का मुकाबला करने के लिए किसने सैन्य विभाग, देखो विभाग आ गया विभाग, दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। अब देखो अगर आपने आक्रमण पढ़े होते, विदेशी आक्रमण, तो मंगोल भी पढ़े होते कि नहीं? तो आक्रमण क्लियर हो जाता मंगोल। अब मंगोलों से पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा के लिए एक बेहतर विभाग की स्थापना की थी, जो सैन्य विभाग हुआ करता था। सेना की भर्ती, सेना के परीक्षण, सेना के रखरखाव से संबंधित जो विभाग था उसे बोलते थे आप दीवाने अर्ज। क्या बोलते थे? दीवाने अर्ज।
इसकी स्थापना जो की थी कि मंगोलों से हमें आक्रमण की सुरक्षा करनी है अपने सल्तनत की, किसने किया होगा? पश्चिम में आक्रमण किसने किया? बलवन ने सुरक्षा के लिए क्या किया था? किसकी स्थापना कर दी? दीवाने अर्ज की। अब देखो, दीवाने अर्ज एक विभाग है। क्या है? विभाग। आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जा रहे हैं, बड़े टैलेंटेड क्वेश्चन है, विश्लेषण कराएंगे आपसे। कैसे? आपकी पीटी को मजबूत कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे क्वेश्चन को, आप केवल देख रहे हो कि क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के पीछे का सार देख लो आप एक बार, नेचर समझ लो। तो विदेशी आक्रमण यहां से, तो आक्रमण से संबंधित हो गया। दूसरा, उसने विभाग पूछ लिया, ऊपर पूछा अर्थव्यवस्था, नीचे पूछ लिया विभाग, यानी आपकी कंप्लीट तैयारी है एक क्वेश्चन में। कैसे? अब जैसे ही आपने विभाग पढ़े, अब विभाग किसके? सल्तनत काल के। किसके? सल्तनत काल के। तो एक पेज बनाया हमने सर कि सल्तनत काल के प्रमुख विभाग। 10-5 विभाग होंगे यार, नहीं बना सकते क्या? जैसे इसने दीवाने अर्ज पूछ लिया, दीवाने बंदगाह विभाग था कि नहीं था? दासों के लिए रख रखाव के लिए जो विभाग था उसे बोलते दीवाने बंदगाह। किसने करवाई स्थापना विभाग की? फिरोज शाह। 1,80,000 के आसपास दास हुआ करते थे, सबसे ज्यादा दास थे किसके साथ? फिरोज शाह तुगलक के पास। पूछ ले दीवाने खैरात किससे संबंधित है? फिरोज शाह तुगलक से। क्या था? महिलाओं को, विधवाओं को और लड़कियों को, मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम लड़कियों, विधवाओं को जो आर्थिक सहायता दी जाती थी, उससे संबंधित जिस विभाग की स्थापना की गई वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाई। तो हो गया विभाग कि नहीं हो गया? अरे हुआ कि नहीं? दीवाने को ही हुआ कि नहीं? अमीरे को ही, दीवाने को ही या अमीरे को ही, एक ही बात। सद्र उस सदर, सायनाए मंडी। सदर वो कपड़ों का कौन सा बाजार हुआ करता था? फिरोज शाह तुगलक, उसका अलाउद्दीन खिलजी का सदर। ए क्या बोलते फारसी में कपड़े को, क्या बोला जाता? कंप्लीट स्टडी आप देख नहीं रहे हो, चीजें नहीं देख रहे हो। एक विभाग की स्थापना करता कैसे? आप, मैं कह रहा हूं कि आप सर बनाएंगे कैसे? तो बनाएंगे देखो ऐसे, एक साइड लिखो विभाग का नाम, किसने स्थापना करवाई और क्या इसका उद्देश्य था। 3 कीवर्ड्स, विभाग, स्थापना और उद्देश्य। दीवाने यार समझ में आया? प्रमुख कौन था? दीवाने मुमालिक। प्रमुख कौन हुआ करता था? मुमालिक। हाँ है ना? ये सैन्य विभाग जो था इसका प्रमुख कौन था? प्रमुख कौन हुआ करता था? अरे मुमालिक, जो सेना के लिए रखरखाव, प्रशिक्षण आदि के कार्यों को करता था। प्रमुख का नाम लिख दिया एक का, तो प्रमुख हो गया। हो गया कि नहीं होगा? 4 क्वेश्चन हो गए आपके। कौन था इसका? बलवन। अभी तक क्या समझा आपने? अभी तक ये समझा कि सर एक स्थापत्य से क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है, एक आक्रमण से क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आ गया आपका विभागों से। कितने टाइप के क्वेश्चन हो गए अभी? 4 टाइप के। कंप्लीट स्टडी है आपके स्पीटी में, आप अगर दूरदर्शिता से देखें तो। अगला क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा आप तेज करेंगे अपन लोग, थोड़ा सा करेंगे अपन लोग, यार जल्दी हो जाए। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित किया था? क्वेश्चन ठीक है, फॉर्मेट में है, इसका आंसर याद करें। नाम है इसका क्या? अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन होंगे? अलाउद्दीन मसूद शाह इज राइट आंसर। अलाउद्दीन मसूद शाह। मत इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है अपन को इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, इंपॉर्टेंट जो आ सकता है प्रीलिम्स में। इसके अलावा इतिहासकार A.B. हबीबुल्लाह ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हबीबुल्लाह ने किसके शासनकाल को सुदृढ़ता का युग कहा है? किसका युग कहा है? सुदृढ़ता का युग कहा है। सुदृढ़ता यानी कि आपने अपने राज्य की सुरक्षा या निर्माण के लिए किस प्रकार के कार्य किए हैं, वो सुदृढ़ता है। अब देखो आप, हबीबुल्लाह ने बोला है, स्टेटमेंट है ये, क्या है? स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट हमेशा याद ही रहने चाहिए, आपको याद कर लिए जाते स्टेटमेंट, लेकिन उसके पीछे के कारण जो होते वो मैं बता दूंगा आपको। किसको बोला है? गयासुद्दीन बलबन को।
गयासुद्दीन बलबन को बोला है किसने? हबीबुल्लाह ने। आप देखो स्वतंत्रता के कारण क्या थे। बलबन जो था इसने सबसे पहले मंगोलों से सुरक्षा प्राप्त की, अपने सल्तनत की, दीवाने अर्ज की स्थापना, गुप्तचरों की सीरीज शुरू कर दी कि आप गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। इसके अलावा शत्रुओं से लोह एवं रक्त की नीति को अपनाया, देवीय सिद्धांत को अपनाया, फारसी त्योहार नवरोज, पैबोस, सिजदा, इन प्रथाओं को शुरू किया ना, सिजदा, पैबोस। अब आपसे पूछ ले कि सिजदा और पैबोस का प्रचलन किसने किया? बलबन ने। तो का तात्पर्य यह है कि शासक जिसको सुदृढ़ता का युग कहा है, जिस शासक के शासनकाल को, वो शासक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि इसके बारे में हमें देखना है। तो इंडिविजुअल शासक आ गया। आप देखो ध्यान से सुनना, प्रिंस ऑफ विल्डर्स इंडिविजुअल शासक के लिए था, तो इंडिविजुअल शासक के बारे में पढ़ लो। कितने प्रकार के नेचर बता दिए मैंने? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के नेचर बता दिए। मैंने बोला था 5 प्रकार के नेचर से ही क्वेश्चन आता है। इंडिविजुअल शासक के बारे में पढ़ा तो गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल एक तो याद रखो आप, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक था। दूसरा, गयासुद्दीन तुगलक का निकनेम क्या था या उपाधि क्या थी? उपाधि क्या थी या उसका अन्य नाम क्या था? तीसरा, गयासुद्दीन जो आपके बलबन थे, इन बलबन के प्रमुख क्या ऐसे कार्य थे जिसे सुदृढ़ता का युग बोला है हबीबुल्लाह ने? तो इन्होंने क्या किया? लोह एवं रक्त की नीति अपनाई, सिजदा और पैबोस प्रथा का प्रचलन किया, देवीकरण कर दिया। इसके अलावा और क्या किया बलबन ने? चालीसा जो दल था उसको तोड़ दिया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। किसको? चालीसा दल को। तो बन जाएगा क्वेश्चन के नहीं बन जाएगा कि चालीसा दल को समाप्त करने वाला कौन सा शासक था सल्तनत काल का? बलबन। तो इंडिविजुअल शासक से क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं? आई समझ में बात? इसी प्रकार देखो फिर से वही शासक आ गए, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। इनके बारे में देख लो, क्या थे, क्या काम करवाए, क्या नाम था, क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। जब इस तरीके से जब आप पढ़ते ना प्रारंभिक परीक्षा को, तब निकलता है प्री। और वो भी कैसे? ऐसे नहीं कि आप बाउंड्री पर हो। 80, 85 उन्हीं लोगों के 80, 85 नंबर आते हैं जिनके थोड़ा डीप नॉलेज होती है, थोड़ी सी। क्वेश्चन समझ में आ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कथन वाले क्वेश्चन अगर आ गए तो फंस जाएंगे लोग। कथन वाला क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है, इसमें पढ़ना पड़ता है, समय देना पड़ता है। कथन वाले क्वेश्चन में हमेशा कीवर्ड्स पर काम करना पड़ता है, अंडरलाइन करनी पड़ती है चीजें। क्या बोला है क्वेश्चन में? कि सर क्वेश्चन में बोला है कि कथनों पर चयन करें। देखो अब क्या है इसमें अंडरलाइन करने की चीज? कथन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना बता रहा हूं मैं आपको कि सबसे पहले कीवर्ड्स पर काम करें। कीवर्ड्स क्या है इसमें? कीवर्ड्स क्या है इसमें देखें आप। सबसे पहले दिया है सही कथन। क्या दिया है? सही कथन या कथनों का चयन किया। तो सही, गलत नहीं लिखा है, सही बोला है, अंडरलाइन कर लिया। क्या बोला? कि गुलाम वंश का अंतिम शासक सुल्तान शमसुद्दीन कैमूर्स था। एक स्टेटमेंट पढ़ लिया, ठीक है सर। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा दिल्ली में स्थित है और बलबन ने दल चालीसा का गठन किया था। माथा यहीं सनक गया। क्या? कि सर चालीसा दल का गठन तो हमने सर इंडिविजुअल जब इल्तुतमिश को पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि इल्तुतमिश ने चालीसा दल का गठन किया था, 40 सरदारों के एक ग्रुप का गठन किया था। तो यार ये क्वेश्चन तो बलबन ने तो इसको समाप्त किया था, तो सबसे पहले हम इसी को एलिमिनेट करेंगे। क्या करेंगे? इसे एलिमिनेट किया। आप देखो कितने बच रहे हैं? 3। तो 4 देखो इसमें 4 है, किसमें 4 नहीं है? तो देखो इसमें 4 है तो ये हो नहीं सकता, इसमें 4 है तो ये हो नहीं सकता, 2 तो वैसे ही हट गए, खत्म। अब बचे कितने हैं? बी और सी। बी और सी बचे। आप देखो सर कि सर कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा दिल्ली में है, मैंने नहीं पढ़ा। कहां है? लाहौर में है। कहां पर है? कि सर लाहौर में है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा। तो सर तीसरा भी गायब हो जाएगा, तो सर इसमें तीसरा है, ये 2 पहले ही हो गए थे, तो आंसर क्या हो जाए? 1 और 2। तो ये जो कथन वाले क्वेश्चन आते ना बेटा, आप लोग समझे ऑनलाइन वाले,
इसमें एलिमिनेट करना पड़ता है आपको क्वेश्चंस को। क्या करना पड़ता है? एलिमिनेट करना पड़ता है, एलिमिनेट मेथड लगाना पड़ता है कि पहले जिसको आता है हमें उसको एलिमिनेट कर देना है। फिर ऑप्शन में देखो कि ये किस किस में है ये वाला भाग, फिर इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। आ गया समझ में? ये आए मेरी बात समझ में? तो एलिमिनेट मेथड लगाना है इसमें। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? अगला क्वेश्चन है सर कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन या कथनों का चयन करें सही। फिर से आया, फिर से अंडरलाइन करो, फिर से अंडरलाइन करना है कि इसमें क्या आएगा सर, सही कथन कौन सा है। तो सही को किया अंडरलाइन, फिर से कौन सा है ये भी ध्यान रखना। एलिमिनेट मेथड है, ध्यान रखना है, इसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसमें भी फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। कैसे? कि सर कह रहा है कि औरंगजेब ने चिंतामणि मंदिर को तोड़कर कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है सर, पढ़ लिया मैंने, इसको पढ़ लिया। दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, कुवैत नहीं होगा, कुब्बत होगा। ठीक है, तो क्या है, इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। सर ये तो हमें पता है कि हाँ सर, दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवा दिया था। इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने उसको आगे चल के क्या करवाया। अब देखो सर, दूसरा कथन सही है। सर दूसरा कथन क्या है? सही है। एलिमिनेट मेथड क्या कह रहा है सर? है क्या सर इसमें? सर दूसरा कथन सत्य है, एक असत्य है। सर डी पे जा रहा है पूरा काम। नहीं, अभी सोचो, अभी और सोचो कि शायद दोनों कथन सत्य हो जाएं। तो आपने अगर औरंगजेब को पढ़ा है, किसको पढ़ा है? औरंगजेब के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो ये गुजरात में क्या था? राज्यपाल। और इसने क्या किया कि अहमदाबाद में एक मंदिर था, चिंतामणि मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, इसको क्या किया था? तुड़वा दिया था। उस तुड़वाने के बाद ही इसने कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का क्या करवाया था? वहां पर निर्माण। सर ये बात सही है कि औरंगजेब को सबसे ज्यादा मूर्ति तोड़ने के लिए जाना जाता है। तो ये जो ट्रिक जो होती है ना दिमाग की, सोचने की क्षमता, इसको लगाओ कि सर तोड़वाया तो था, तो मंदिर तो भयंकर तोड़वाया है इसने, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वाया नहीं है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का तो हमें पता था, लेकिन ये मंदिर तोड़वाता था। गुजरात का क्या था? राज्यपाल था। तो अहमदाबाद में था ये मंदिर, कहां पर? चिंतामणि। तो इसने क्या करवाया? उसको तोड़वाया और कुवैत उल इस्लाम मस्जिद की क्या करा दी? स्थापना। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? ये और दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। कितना, कौन सा क्वेश्चन है ये? 8 नंबर का ए आंसर। ठीक है ना? अब देखो 9वां क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे कि विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति अपनाते हुए किसने कहा था? दुर्बल नीति, समझ रहे? दुर्बल नीति यानी कमजोर। मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं, मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, याद होना चाहिए स्टेटमेंट। किसने बोला था? अगर आपने टीचर को पढ़ा है, सॉरी क्या नाम, आप शासक को अगर पढ़ा है तो उसका स्टेटमेंट भी आपको याद होगा। क्या है इसका आंसर? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इन्होंने क्या किया था कि एक संत थे, फकीर, उनको हाथी के पैरों के तलों जो है वो कुचवाना चाहते थे, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। आ रही मेरी बात समझ में? आ रही मेरी बात समझ में आपको? अब देखो, फिर मैंने वही क्वेश्चन आपसे बोलूंगा कि जब भी आप पढ़ रहे हो, नेचर कैसा भी हो, लेकिन शासक को पढ़ लेना। फिरोज खिलजी है ना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसके बारे में आप थोड़ा सा नॉलेज, किस वंश का था, क्या काम करवाए, किस तरीके का शासक था, बस 3 चीजें, बस हो गया। प्री में यही आएगा आपका, यही आएगा, शासन वर्ष क्या था, हो गया। इंडिविजुअल क्वेश्चन आपने देख लिया। मोहम्मद बिन तुगलक बार बार आ रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक बार बार आ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी बार बार आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट शासक है। अकबर आ रहा है, जहांगीर आ रहा है, शाहजहां आ रहा है, यही तो इंपॉर्टेंट शासक है, इन्हीं से तो क्वेश्चन बनेगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अमूमन लोगों से नहीं बनते, तुक्का लगाते हैं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आपको मिल जाते हैं स्टेटमेंट। आ रहे मेरी बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जोधपुर के संस्कृत शिलालेख, ध्यान रखना, देखना, संस्कृत शिलालेख कहां का है? जोधपुर का।
किस शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसके देवतुल्य सौर से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई? जोधपुर, राणा रतन सिंह, आक्रमण किया, किसने किया? ये जो शख्स है ना, ये क्या नाम है इसका? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इस संस्कृत शिलालेख में ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। ये है एक स्टेटमेंट, या आप कह सकते हैं कि ये बोला गया है, लिखा हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी। अब आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है, सी आंसर सही है। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी, कितने टाइप का क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी से बन सकता है। सबसे पहले शासनकाल, कड़ा मानिकपुर में, इलाहाबाद में या प्रयागराज में हत्या कर दी किसकी? चाचा की, अपने चाचा की जब हत्या की तो शासन सत्ता हाथ में आ गई। तो एक उपाधि धारण की इसने जिसका नाम था सिकंदर-ए-सानी। अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन बन सकता है कि सल्तनत काल का वह शासक जिसकी उपाधि सिकंदर-ए-सानी थी, तो क्या हो गया? अलाउद्दीन। सल्तनत काल का वह शासक जिसने सबसे पहले गड़ी कर लगाया, गृह कर जिसको बोलते हो, अलाउद्दीन। सल्तनत काल का वह शासक जिसने इनाम भूमि, वक्फ भूमि इत्यादि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। खालसा भूमि ऐसी भूमि होती है जो सरकार के नियंत्रण में, सीधे केंद्रीय नियंत्रण में होती है, जिसमें जितना भी राजस्व होता है सब केंद्र में जाता है। सब में खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, जिसको इनाम में दी गई थी, वक्फ भूमियां थी, जो भी मुक्त की जमीनें थी, सबको खालसा भूमि फिर से सरकारी नियंत्रण में ले लिया था। किसने? अलाउद्दीन। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने स्थापित की? अलाउद्दीन। की कि नहीं की? अलाउद्दीन खिलजी से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, जैसे पूछे सायनाए मंडी क्या था? सायनाए मंडी बन सकता क्वेश्चन, की नहीं बन सकता? तो इसके विभाग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। इसके विभागों को एक जगह आपको लिख लेने, या पूरे सल्तनत काल के विभाग एक जगह एक पन्ने पर लिख लो। इंडिविजुअल अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिख लो, क्या क्या जानते हो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या निर्माण करवाया? हजार कम्बा महल, सीरी का किला, इसके अलावा अलाई दरवाजा, जिसे इस्लामी पद्धति में रत्न माना जाता है। किसको? अलाई दरवाजे को। आ रही मेरी बात समझ में आ रही? अब अलाउद्दीन खिलजी है तो अलाउद्दीन खिलजी की जानकारी के स्रोत क्या है? तो स्रोत भी बहुत महत्वपूर्ण है पीटी के लिए। जैसे पूछ ले कि तारीख फिरोज शाही, रेहला, आ रही मेरी बात? जियाउद्दीन वर्नी ने क्या लिखा है? जियाउद्दीन वर्नी ने किसकी रचना? तारीख। नाम क्या था अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का? अली या गुरसाप था कि नहीं था? तो ऐसे कीवर्ड्स, आप मेरी बात समझ रहे हैं, ऐसे कीवर्ड्स लिखने हैं आपको अपनी कॉपी में। इस पेपर से, इस पेपर को उठाओ और जोड़ना शुरू कर दो अपनी कॉपी में। यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? खुसरो खां की हत्या कर दी। याद हो, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो खुसरो खां की हत्या के बाद दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना किसने कर दी थी? अरे साहब बताओ, किसने कर दी स्थापना? गाजी मलिक ने कर दी। इसी को बोलते हो आप क्या? गयासुद्दीन तुगलक। तो गाजी मलिक इज अ राइट आंसर, बट फिर वही बात हो गई। गाजी मलिक तो आप ध्यान रखो कि इसका उपनाम हो गया, उपाधि गाजी मलिक। वास्तविक नाम गयासुद्दीन तुगलक। संस्थापक था किसका? तुगलक वंश का। तो सर इसका शासनकाल याद रखो, इंडिविजुअल शासनकाल याद रखो। दूसरा, गयासुद्दीन तुगलक के काम क्या थे? तो गयासुद्दीन तुगलक को आप ज्यादा कार्यों में मत जानो, ये इतना याद रखो कि सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान था जिसने नहरों का विकास करवाया। किसने नहरों का विकास करवाया? किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। और गयासुद्दीन तुगलक ने एक भव्य रोमन शैली में एक इमारत का निर्माण करवाया था जिसे बोलते 56 कोट। क्या बोलते हैं जिसको?
56 कोट बोला जाता है, उसका निर्माण करवाया। रोमन शैली की इमारत थी, ध्यान रखना। तो 56 कोट इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। आ रही मेरी बात समझ में? तो इंडिविजुअल शासक को आपको लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है अपनी कॉपी में। इसके बाद क्या क्वेश्चन आता है आपके पास? देखो जैसे देखा उबेक खां या उलूक खां याद रखो। देखो जैसे देखो मलिक कफूर है। अब मलिक कफूर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा था कि नहीं जुड़ा था? सर जुड़ा था। तो दक्षिण भारत के जितने अभियान थे उसकी बागडोर किसके हाथ में थी? कौन था ये दास? था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। तो दक्षिण भारत के अभियानों की बागडोर किसके हाथ में थी? मलिक काफूर के हाथ में। तो बन गया क्वेश्चन, पूछेगा कि अलाउद्दीन के शासनकाल में दक्षिण भारत अभियानों का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर होगा मलिक काफूर ने। अब यहां उलूक खां हो जैसे, तो मोहम्मद विल तुगलक एमबीटी को क्या बोला था? उलूक खां बोलते थे कि नहीं? बोलते थे कि नहीं? तो वो इंपॉर्टेंट हो गया एमबीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? देखो ध्यान देना, पहला मुस्लिम आक्रमण या पहला अरब आक्रमण, क्या बोलते हैं इसको? पहला अरब आक्रमण। तो पहला अरब आक्रमण कब हुआ? 712। किसने किया? पूरा भी डिस्कशन किया था, मोहम्मद बिन। पहला सफल आक्रमण था, बहुत सारे हुए, सफल आक्रमण था, इसलिए 712 को माना जाएगा इसमें, क्योंकि इनमें से एक भी हमने नहीं पढ़ा है। 712 को पढ़ा है, सिंध में हुआ, राजा दाहिर के शासनकाल में हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने किया, बस इतना याद रखना। सफल आक्रमण था, बिल्कुल सफल आक्रमण था, पहला अरब आक्रमण। धन का लूटना, इस्लाम का प्रसार नहीं, ये केवल ये आंसर 712। कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? देखो नहीं हुआ पूछा है, क्या पूछा है? और किस वंश का पूछा है? तो देखो आप ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन की प्रकृति बता रहा हूं, मेरे डिस्कशन का तरीका थोड़ा सा अलग है, समय जरूर लगता है, लेकिन मैं पूरा निचोड़ दूंगा, विश्लेषण करा दूंगा पूरा के पेपर किस टाइप का बनेगा। शासन पूछा गया है चंदेलों का, और आप देख रहे हो कि चंदेलों में उस समय जब महमूद गजनबी ने आक्रमण किया 1022, 1025, यही आक्रमण काल था, 1017 यही आक्रमण काल था। उस समय आप देखोगे कि उस समय चंदेल शासक विद्याधर हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? तो विद्याधर ऐसे शासक थे जो कभी भी महमूद गजनबी से नहीं हारे, महमूद गजनबी को ही पराजित कर दिया था, संधि करने पे विवश कर दिया था। किसको? महमूद गजनबी। तो आपके लिए पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि गजनबी को पढ़ लो एक बार। किसको पढ़ लो? महमूद गजनबी को। कितने बार भारत पर आक्रमण किया, सोमनाथ पर कब आक्रमण किया, विद्याधर से हार गया, ये सारी चीजें आपको। अब दूसरा है चंदेल वंश। तो चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेकिन विद्याधर ने सबसे ज्यादा विस्तार किया किसका? राज्य का। किसका विस्तार किया? राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार विद्याधर ने किया। प्रतापी शासक कौन था? यशोवर्मन। विद्याधर ने त्रिपुरा का शासक, कलचुरी शासक, आप देखोगे नाम है गंगदेव। गंगदेव नाम सुना है? नाम सुना है कि नहीं सुना है? गंगदेव। और राजा भोज का नाम सुना है आपने? जानते हो राजा भोज को? परमार शासक राजा भोज। इन दोनों को भी पराजित किसने किया था? विद्याधर ने। तो बन गया फैक्ट के नहीं बन गया? वो पूछेगा कि मालवा के परमार वंशीय शासक राजा भोज को किस चंदेल शासक ने पराजित किया था? आंसर क्या हो जाएगा? विद्याधर। पूछ ले क्वेश्चन, चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? आंसर क्या हो जाएगा आपका? यशो। अब आप जब पढ़ रहे हो तो चंदेल शासक किस लिए जाए? स्थापत्य के लिए जाने जाते। खजुराहो के मंदिर याद कर लेना, किसने कौन बनवाया है, आंसर हो जाएगा, खत्म। आगे बढ़े, आगे बढ़े। राजा धंग ने क्या करवाया ये देख लेना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था? बता दिया मैंने। निम्नलिखित में से किसका संबंध महमूद गजनबी से नहीं है? ये महमूद गजनबी के कुछ
इतिहासकार आए थे, रचनाकार आए थे, उनका नाम याद रखना। तो उतबी है, अलबरूनी है, फिरदौसी है, इन सबको जानते हो आप, लेकिन फरिश्ता को नहीं जानते हो। जानते हो क्या फरिश्ता को? मॉडल आंसर में लिखा है आंसर आपका, फरिश्ता कौन था देख लेना। तो ये हो गया आपका फरिश्ता इज अ राइट आंसर। फरिश्ता, फरिश्ता इज अ राइट आंसर। तो फरिश्ता था किसके शासनकाल में? तो आपके फरिश्ता जो थे वो थे यूसुफ आदिल शाह, जो बीजापुर का शासक था, उसके शासनकाल से संबंधित है। तारीख फरिश्ता नामक पुस्तक लिखी है। क्या लिखा है? तारीख फरिश्ता नामक पुस्तक। बाकी इन सभी को जानते हो आप, उतबी को जानते हो, अलबरूनी को जानते हो, फिरदौसी को जानते हो। जानते कि नहीं जानते? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रजिया बेगम को सत्ताच्युत या सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? ध्यान देना, रजिया इंपॉर्टेंट हो गई, इंडिविजुअल शासक हो गया। शासनकाल क्या था, क्या काम किए? चौगा पहन के आती थी, पहनती थी कि नहीं? चौगा पहन के आती थी कि नहीं आती थी? पर्दा प्रथा को त्याग दिया था। एक विभाग बनाया घोड़ों का, क्या नाम था उसका? दीवाने आखूर। क्या नाम था उसका? दीवाने, क्या नाम था? विभाग मेरे पास लिखा होगा, लिख के लाया था मैं, इसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख के आता हूं। अमीर ए आखूर, अमीर ए आखूर, घोड़े का जो विभाग होता था, या घोड़े के सरदार हुआ करते थे, उसमें याकूत को बनाया इन्होंने, क्या? प्रधान। इसके बाद इन्होंने शादी कर ली और क्या किया कि इन्होंने पूरी अपने काल के दौरान, शासन काल के दौरान, जो गैर तुर्क हुआ करते थे, गैर तुर्कों को सामंत बना दिया। यानी गैर तुर्कों के साथ संबंध रखने लगी थी, गैर तुर्कों का सम्मान करने लगी थी, जबकि शासन सत्ता जो दिलाई थी वो तुर्कों ने दिलाई थी। तो तुर्क क्या हो जाएंगे? रुष्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे कि नहीं? तो फिर शासन सत्ता जिन्होंने दिलाई, तो पदच्युत भी कौन करेगा? तुर्क ही करेंगे ना। तो तुर्कों ने क्या कर दिया? इनको सत्ता से हटा दिया। हो गया कि नहीं? कैथल में डाकुओं ने क्या कर दी थी? मृत्यु कर दी थी, हत्या कर दी थी। हो गया। तो रजिया इंडिविजुअल आप पढ़ लोगे कि नहीं पढ़ लोगे? बोलो। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। हो गया। रजिया से इतने क्वेश्चन बनेंगे। भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? और यही क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? नेक्स्ट देखो आप, निम्न में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया है? तो खलीफा का सहायक, ये फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये? कौन से नंबर का? 16 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर है बलबन ने। किसने बताया? बलबन ने। याद कर लेना, बलबन के बारे में बताइए क्या क्या पढ़ना है आपको बलबन के बारे में। ये स्टेटमेंट याद कर लेना बलबन का, अपने जो नोट्स बनाते हो ना उसमें ऐड कर लेना है स्टेटमेंट को। नेक्स्ट है घड़ी। घड़ी नहीं होगा ये, घड़ी, गड़ी होगा। गड़ी क्या बोलते हैं इसको? गड़ी। क्या बोला जाता है इसको? गड़ी। यहां देखते, तो गड़ी कर है, जो गड़ी कर किसने लगाया था, या ग्रह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अभी मैंने बताया था डिस्कशन के दौरान, किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अभी बताया था कि नहीं? बोलो। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या क्या पढ़ना है, समझ में आ गया आपको? आ रहा समझ में सारी चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवाने को ही। अभी बताया था मैंने आपको, दीवाने को ही ऐसी को बोलते हैं अमीर को ही। क्या बोलते हैं इसको? अमीर ए को ही। आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन, अरे वही था दीवाने कोई। कृषि विभाग की स्थापना किसने कराई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पहले, सबसे पहले शासनकाल याद रखो, पहला। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की उपाधि दी गई है। क्या बोला जाता है? प्रिंस ऑफ मनियर्स। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन। कृषि विभाग दीवाने कोही की स्थापना करने वाला शासक मोहम्मद बिन। 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सुल्तान के शासनकाल में रखी, नींव रखी?
मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसका शासनकाल रहा होगा? मोहम्मद बिन तुगलक का। कौन सा शासक रक्त एवं पिपासु शासक के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त एवं पिपासु वाला किस शासक के लिए बोला जाता है कि जनता इसके कष्टों से क्या हो गई है? खुश हो गई है, मतलब कष्टों से निवारित हो चुकी है। जब ये समाप्त हुआ था, वो कथन है ना, एक स्टेटमेंट, तो वो किसके लिए बोला जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। राजधानी इसने परिवर्तित की, दिल्ली से कहां ले गया? देवगिरी, और देवगिरी का ही नाम कर दिया क्या? दौलताबाद। कब की राजधानी में परिवर्तन? तो वर्ष याद 1326-27 में की होगी। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से? कौन आया? इसकी जानकारी का स्रोत क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक की कौन आया था? इब्न बतूता। कौन सी पुस्तक लिखी है? रेहला। कौन सी पुस्तक लिखी? रेहला। और रेहला में किसकी जानकारी मिलती है? विदेशी यात्रियों की जानकारी, डाक चौकियों की जानकारी, गुप्तचर विभाग की जानकारी, स्त्रियां जब सती होती थी तो ढोल लगाड़े बजते थे। ये जानकारी किससे मिल रही है? आपकी रेहला से। तो बन रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है आपके? तो बलबन को पढ़ लो, बिन तुगलक को पढ़ लो। इसके बाद क्या है? निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अभी तो बताया क्वेश्चन। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता ने। किसने दिया है? इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल की जानकारी, जिसमें डाक चौकियों या डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। किसने? आ रही मेरी बात समझ में? क्वेश्चन लिंक है कि नहीं है? तो विदेशी जो आपके इतिहासकार है उनकी पुस्तकें आपको याद रखनी है। हो गया? क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सब बन जाएगा। नहीं, जल्दी जल्दी कर लेते थोड़ा सा, है ना। देखते फिर अगला। सल्तनत काल में लगाए जाने वाला हक ए सर्व। सर्व यानी कि सरबत, सरबत यानी कि पानी, पानी यानी कि सिंचाई। तो सिंचाई कर से संबंधित था। क्या आपका हक ए सर्व किससे था संबंधित? सिंचाई से संबंधित था। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया कर था। किसने लगाया था ये कर? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। आ रही मेरी बात समझ में? और क्या क्या करवाया? जौनपुर की स्थापना, फिरोजाबाद की स्थापना, फिरोजपुर की स्थापना, हिसार की स्थापना। इसके कुछ स्थापत्य देख लेना। नहरों का विकास सबसे ज्यादा हुआ इसी के शासनकाल में। दास सबसे ज्यादा इसी के शासनकाल में थे। विभाग मैंने बता दिया आपको। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कालक्रम के अनुसार लगा दो भैया, कालक्रम के अनुसार लगा दो इसको, है ना, वो लग जाएगा। वो आपको शासनकाल याद होंगे तो पता चलेगा क्या क्या थे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इनका शासनकाल आप याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा अन्य के ऊपर कर समाप्त करने वाला, कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? किसने कर को समाप्त कर दिया था जो अन्य के ऊपर लगता था? किसने? सिकंदर लोदी ने। अब सिकंदर लोदी के बारे में थोड़ा सा जान लें कि सिकंदर लोदी लोदी वंश का शासक था। आगरा नगर की स्थापना करवाई थी। गजे सिकंदरी भूमि की पैमाइश करवाता था गजे सिकंदरी के नाम से। इसके अलावा गुरुलिखी में क्या लिखता था? फारसी कविताएं लिखता था। कौन? सिकंदर लोदी। ताजिया निकालने पर प्रतिबंध किस शासक ने लगाया? पहला शासक कौन था? सिकंदर लोदी। ताजिया निकलते थे, प्रतिबंध था। महिलाएं मस्जिद में नहीं जा सकती थी। आ रही मेरी बात समझ में? तो सिकंदर लोदी के बारे में आपने पढ़ लिया। जो कंटेंट बोल रहा हूं वो याद करोगे कि ऐसे ही है? जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं लिखा जाता है, पीटी में काम आ सकता है। जो आपका लिखा हुआ है वो कभी भी काम आ सकता है, उसे लिख लिया करो। मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो अपने आप में पीटी के क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन निकाल दिए मैंने? एक क्वेश्चन में कम से 4 क्वेश्चन निकाल रहा हूं, और मैं 100 पढ़ाऊंगा तो 400 निकलेंगे अभी आपके लिए आंसर। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली का प्रभार किसे था? आमिल को। अमल गुजार बोला जाता था इसको। क्या बोलते थे? पढ़ा है कि नहीं?
आमिल को। मीर बख्शी सैन्य प्रधान होता था मुगल वंश में, हाँ के नाम। करोड़ी कौन, करोड़ों का जो हिसाब किताब रखता था। सुमंत क्या होते थे। तो इन सभी को आपको एक जगह पर लिख लेना है, इनके नाम जो विभाग से संबंधित थे वो लिख देना, ठीक है। तो आमिल। फिर क्या है, जोड़ी है आपसे, जोड़ी पूछी गई है। क्या पूछी गई है, जोड़ी। तो जोड़ी में क्या बोला है ये, देखो ये आ गया आपके, जोड़ी आ गई है। ये विभाग लिखे हैं आपके सारे और कार्य लिखे। आ गया विभाग के नहीं आ गया है, विभाग के नहीं है। तो आप देख लो इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर जो होगा, थोड़ा सा ऊपर करें इसको, तो आपका 24 का जो आंसर है वो है बी। 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर, DACB। क्या हो जाएगा, DACB। विभाग देख लेना बेटा, मैं आपको बता चुका हूं कैसे क्या लिखना है इसको, DACB। राइट आंसर DACB। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। कौन लिखता था, तो कुतुब उपनाम से जो कविताएं लिखता था वो कौन लिखता था, जैनुल आबदीन। कौन लिखता था, जैनुल आबदीन। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन है एक, ये तो आपको पढ़ ही लेना है। जैनुल आबदीन कश्मीर का शासक था। कहां का था, कश्मीर का। वैसे कश्मीर के अकबर के नाम से भी जाना जाता है, या एक धार्मिक सहिष्णु राजा था, इसीलिए कश्मीर का अकबर कहा जाता है किसको, जैनुल आबदीन को। समझ रहे हो, आ रही मेरी बात समझ में। जैनुल आबदीन को क्या बोल, क्वेश्चन आपसे पूछ ले कोई कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था, तो जैनुल आबदीन को। शासनकाल याद रखना, कुतुब नाम से फारसी में कविताएं लिखता था, ये ऐड ऑन कर लेना अपने उसमें। आ रही मेरी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसका शासनकाल भारत में क्रॉस और क्रेसेंट के बीच युद्ध के लिए स्मरणीय है। महमूद बेगड़ा। गुजरात में ये था उस समय, क्या था, गुजरात का शासक। कौन, महमूद बेगड़ा। उसी समय ये युद्ध हुआ है क्रॉस और क्रेसेंट का। तो महमूद बेगड़ा के लिए आप थोड़ा सा देख लेना इसमें। किस निम्न में से किस सल्तनत कालीन रचना से अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था मिलती है। देखो आ गया क्वेश्चन, मैं जो आपसे बोल रहा हूं वो आप ध्यान से सुनो। क्वेश्चन की प्रकृति कैसी भी हो, बनेगा 5 टाइप से ही क्वेश्चन, 5-6 टाइप से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। आ गया ना, पुस्तक आ गई कि नहीं, विदेशी पुस्तकें आ गई कि नहीं आ गई। तो कौन कौन सी पुस्तक, रेहला से मिलता है, बिल्कुल मिलता है। इब्न बतूता की रेहला से व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तारीख फिरोज शाही से मिलेगा, बिल्कुल मिलता है। नकाब ए तबकात ए नासरी नहीं मिलता है इससे। शाहनामा से नहीं मिलेगा। खुजाइनुल फतूह से मिलता है। देखो 2 तो हमें आ गया, 1 2। अब देखो एलिमिनेट करो ऑप्शंस को। अब एलिमिनेट करना है आपको। मान लो आपको जानकारी 2-3 ही चीजों की है, क्या करोगे आप। मानो 2 आ रही हैं आपको, किस किस से मिलेगा आपको, किस किस से। कहां गया क्वेश्चन, कौन सा है ये, 27। देखो इसका आंसर मान लो बी है। क्या आंसर है, बी आंसर है इसका। ये है आपका बी। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जानकारी के जो स्रोत होते हैं ना, किसके स्रोत होते हैं, जानकारी के स्रोत किसके, विभिन्न शासकों के। इंपॉर्टेंट होती हैं पुस्तकें। और सीधा क्वेश्चन पूछ लिया उसने, जैसे 1 2 4 6, 1 2 4 6 हो गया कि नहीं। जैसे मान लो आपको 1 और 2 पता होती, मान लो आपको क्या पता है, 1 और 2। अब देखो आप 1 और 2 किस किस में है, सर इसमें 1 और 2 है, सर इसमें 1 और 2 है, तो 1 तो एलिमिनेट हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं हो गया। अब बच रहा है सर के, अब देखेंगे सर शायनामा तो नहीं हो सकती है, शायनामा नहीं हो सकती, यानी 5वां ऑप्शन सर नहीं होना चाहिए अपने आंसर में। तो देखो सर इसमें 5वां है, ये नहीं होगा, तो 2 एलिमिनेट कर दिए आपने, 2 एलिमिनेट कर दिए। आप कितने बच रहे हैं, आपके 2 बच रहे हैं, 2 ऑप्शन बच रहे हैं। अब इसमें लगाओ ज्ञान की, ज्ञान लगाओ कि सर 3 है, नासरी का नाम नहीं सुना है सर हमने अलाउद्दीन खिलजी से,
तो 3 जो है इससे एलिमिनेट हो गया, तो बचा कौन सा आंसर? ये बचा है। इसका नाम तो सुना होगा ना, खजाइनुल फुतूह का, फिरोज शाह का, फिरोज शाह तारी के फिरोज शाही सुनी होगी नहीं? रेला का नाम सुना है कि नहीं? 3 तो सुनी ही है ना आपने नाम। एलिमिनेट कर दो, तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर बी, बॉम्बे आंसर। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के काल में 2000 मंगोल इस्लाम धर्म को स्वीकार कर दिल्ली के निकट मुगलपुर में बस जाने से नवीन मुसलमान कहलाए? कौन था भाई, बताएं कौन था नवीन मुसलमान? आंसर इज ए। क्या आंसर है? ए आंसर, जलालुद्दीन खिलजी। ये क्वेश्चन आपको ऐड करना है अपने नोट्स में, लेकिन मैंने क्या बताया आपको? जलालुद्दीन खिलजी के बारे में आपको पढ़ना है। शासनकाल कब था, क्या क्या इन्होंने काम किए, इसके बाद इनके उत्तराधिकारी कौन हुए, वो सारी चीजें एक लिंक बना के देखनी है। बाकी इसको क्या कर लेना, आपको ऐड ऑन कर लेना नोट्स में। कौन सी बुक में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे? ऐसे क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं, ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान मत हो। सामान्य से 80 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 80 क्वेश्चन आते हैं जो सामान्य लेवल के होते हैं। वो आपसे बन गए अगर, तो बाकी ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट्स में जोड़ लो। जब आप टेस्ट सीरीज देते हो, विभिन्न प्रकार के जो स्टेटमेंट आते हैं उनको अपने शॉर्ट नोट्स में जोड़ लिया करो। नवीन मुसलमान, अब जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जब आप पढ़ोगे तो खुद ही खुद दिख जाएगा आपको कि इन्होंने कुछ मुसलमानों को क्या कराया था, इस्लाम धर्म स्वीकार, कुछ लोगों को क्या, मंगोलों को क्या करवाया था, इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया था, इसलिए उन्हें क्या बोला गया था, नवीन मुसलमान। जलालुद्दीन खिलजी को पढ़ो तो आप मिल जाएगा वहां पर, उनके बारे में पढ़ो तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? देखो आ गया क्वेश्चन कि नहीं आ गया? बताया था कब किया भारत पर आक्रमण? 1300, पूरा भी डिटेल बताई थी मैंने तैमूर लंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्यकाल में शाही नियंत्रण में आने वाले भूखंड क्या कहलाता? अभी बताया था। केंद्रीय प्रशासन के नियंत्रण में कौन होता था सर, बताए? अभी बताया था मैंने आपको, कौन होता था? भूमि होती थी जो, कौन सी भूमि होती थी? खालसा भूमि होती थी कि नहीं? अलाउद्दीन खिलजी का बताया था, इनाम वक्फ भूमियों को क्या कर लिया था, खालसा भूमि में परिवर्तित कर लिया था। होती थी कि नहीं? नेक्स्ट क्या है? दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम कौन? मुकद्दम, खुद मुकद्दम चौधरी, पढ़े हैं ना, खुद मुकद्दम चौधरी। ये क्या होते थे बताओ आप? ग्राम के, यही है ना कि नहीं? ये जो होते थे ग्राम के मुखिया ही तो कहलाते थे खुद मुकद्दम चौधरी। सुना कि नहीं सुना नाम? नेक्स्ट क्या है? निम्न में से सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? अब बताओ, लिंक आ रही है आपको? ध्यान, टी के बाद क्या आता है? एस आता कि नहीं आता? क्या आएगा इसका आंसर? सैयद वंश का स्थापना जो है किसने की थी? खिलजी खान ने की थी। इस शासन का अंतिम शासक कौन था, ये याद कर लोगे? सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? वो इसकी हत्या कर दी थी किसने, और किस वंश की नींव डाल दी? तो लोधी वंश आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? तो पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 33वां क्वेश्चन क्या है आपका? 33वां क्वेश्चन है, 33वां क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष राजधानी में दौलताबाद परिवर्तित की थी? 1326, 1327, हाँ के ना? यही है ना कि नहीं? यही होगा ना? ये इस पर मत जाना बेट, ये जाने टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। संतति में मजलिस से खलवत क्या था? अब मजलिस से खलवत जो थी, ध्यान रखना, मजलिस एक खलवत, खलवट्टा जानते हैं आप? खलवट्टा देखा है? कूटते हैं, आज सारी चीजें रख लेते हैं उसमें, फिर कूटते हैं, इकट्ठा कर लेते। तो इकट्ठा कौन होगा? तो परामर्शदात्री संस्था होगी ना। सुल्तान को एक परामर्श देने वाली संस्था जो कहलाती थी, वो कहलाती थी मजलिस ए खलवत। देखो आ रहे विभाग के, नहीं आ रहे साहब, आप मेरी बात मानो, ऐसे पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा बाबा, स्पेशली हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्या है? अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी?
आशिका, आशिका, अमीर खुसरो आशिका, किस किस के, देवल की रानी और किसी के प्रेम में होगी ये कहानी जिसके आदेश पर लिखी गई। नाम है खिज्र का, नाम क्या है? खिज्र खां के आदेश पर जो है वो क्या लिखी गई थी? देवल की रानी का प्यार है इसमें, देवल की रानी और अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां। दुखद कहानी है। कैसी कहानी है? दुखद प्रेम कहानी है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 36वां क्वेश्चन है ना, 36वां है ना। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? किसका शासन था? थोड़ा सा बताएं। 36C आंसर, काकतीय वंश का। आप थोड़ा सा तेज तेज कर लेते, थोड़ा सा। मैंने आपको एक फ्रेमिंग बता दी है कि ऐसे आपको पढ़ना है। काकतीय वंश। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? किसने? वेरी गुड आंसर, 37 का C आंसर। देखो मैंने आपको फ्रेमिंग बता दी है कैसे पढ़ना है। अब थोड़ा सा जल्दी कर लें इसको, है ना। अब देखते कि निम्न यात्रियों में भारत के आगमन का क्या क्रम रहा है? इब्न बतूता, ट्रेवनियर, अल-बरूनी, मनुची। 38D आंसर। तो इनके क्रम याद रख लेना, किस शासन काल में आए थे और किसके। देखो इसमें क्या याद रखना है, सुनो। इस वाले क्वेश्चन में जैसे इब्न बतूता है, किसके शासन काल में भारत में आया? अल-बरूनी किसके शासन काल में भारत आया? ट्रेवनियर किसके शासन, मनुची किसके शासन काल से जुड़ा है? तो इसमें आप शासन काल याद रखोगे पीटी के लिए। पूछ लेता है ना कि नहीं पूछ लेता? पूछ लेता है कि डेमेट्रस किसके शासन काल में आया, निकोलो द कांटी किसके शासन काल में भारत आया। तो ये क्वेश्चन आते कि नहीं आते? तो ऐसे क्वेश्चन इसको जोड़ लेना। नेक्स्ट क्या है? 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि सरकी सुल्तानों के शासन काल में निम्न स्थानों से पूर्व, पूर्व का सिराज किसे कहा जाता? जौनपुर को। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था? बोलो। जौनपुर को। किसको कहा जाता था? जौनपुर इज राइट आंसर। 39 का क्या है? जौनपुर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता की अवस्था के कारण अपनी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? 40 इब्राहिम आदिल शाह को। किसको पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह को। ये बीजापुर के शासक थे। कहां के शासक थे? बीजापुर के शासक थे। आप कह सकते हो कि इनको गरीबों की सहायता करने के कारण अबला बाबा, क्या बोला जाता था? अबला बाबा अथवा निर्धनों का मित्र कहा जाता था। किसको? इब्राहिम आदिल शाह को। 1580 से लेकर 1627 तक इनका शासनकाल रहा है। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गोलकुंडा को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक कैसे होगा गोलकुंडा? तो कहां है? आंध्रा में है कि नहीं है? हैदराबाद इज अ राइट आंसर। तालीकोटा का युद्ध, इसी को राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं। किसका? राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी बोला जाता है तालीकोटा के युद्ध को। ये जो 1565 में जो युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था? बहमनी साम्राज्य और, जिसमें विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया था। हो गया था कि नहीं हो गया था? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू। कौन था? हसन गंगू। 23 जनवरी 1565 में हुआ था। विजयनगर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर के बीच में। आ रही मेरी बात? पराजय किसकी हुई थी? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानियों का सही क्रम बताएं। रट लो इसको, याद कर लो इसको। राजधानी क्या कर रही है? क्या कर रही है? याद कर लो इसको। ऐसे क्वेश्चंस को याद कर लिया जाता है। अनेगोंडी, विजयनगर, बेनगोंडा, चंद्रगिरी। राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 44 में क्या है? विजयनगर साम्राज्य की आयंगर व्यवस्था में अधिकारियों की कुल संख्या कितनी थी? 12। कितनी थी? इस बार का एमपीपीएससी का पेपर दिया था, सॉरी यूपीएससी का पेपर देखा है? उसमें इनके क्रम पूछे थे, आयंगर और नायंगरों की संख्या कितनी थी। अली मेरी क्वेश्चन है, तो संख्या याद रखना है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है इस वर्ष का। कितनी संख्या हुआ करती थी? है
एक न्यायिक व्यवस्था, एक आयंगर व्यवस्था, एक ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। किस व्यवस्था से जुड़ा हुआ है? ग्रामीण। मेंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, प्री में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, आते कि नहीं? तो किससे जुड़ी हुई है? ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था है। 12 शासकीय अधिकारी होते हैं इसमें। कितने? 12 शासकीय अधिकारी। आगे बढ़ते हैं। बीजक का रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है? बोलो। अरे बीजक के रचयिता कौन है? बस लगा लो इसमें, पढ़ लेना एक बार। मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन है, सॉरी कहां से? भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन है। कहां से क्वेश्चन है? भक्ति आंदोलन से। तो भक्ति आंदोलन को पीटी के लिए याद कर लो आप, भक्ति आंदोलन। आ रही मेरी बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में चिश्ती संप्रदाय का सर्वप्रथम सूफी संत कौन था? कौन था? मोहिउद्दीन चिश्ती। कौन सा क्वेश्चन है? 46 इज ए आंसर। किसे भारत का सादी कहा गया है? 47 ए आंसर। अमीर हसन। कुछ क्वेश्चन को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते हैं ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? देखो मैंने क्या बोला आपसे, टॉपिक क्या है? पूरा टॉपिक किसका दिख रहा है आपको? ये भक्ति आंदोलन का दिख रहा कि नहीं? तो भक्ति आंदोलन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है पीटी के लिए? क्या है क्वेश्चन? 48 का आंसर है डी, नासरुद्दीन। राम गोविंद के रचनाकार कौन है? राम गोविंद के रचनाकार कौन है? मीराबाई हैं। कौन थी? मीराबाई। आ रही मेरी बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं। 50वां क्वेश्चन। सी, असीसी के संत फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे। कौन थे? मुगल शासन। 51 क्वेश्चन। सी आंसर। अभी मैंने शायद आपको बताया था, बाबर जो था वो किस वंश से संबंधित था? तैमूर लंग का वंशज था ना? था कि नहीं? बताया था कि नहीं? तो क्या हो गए? चगताई तुर्क। एक होते अलवरी तुर्क। कौन था? इल्तुतमिश। अलवरी तुर्क था कि नहीं था? तो ये कौन से तुर्क थे? चगताई तुर्क थे। कौन? मुगल शासक। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? देखो आ गया फिर आक्रमण। युद्ध आ गया कि नहीं आ गया? कब हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526। किसके बीच? कौन पराजित हुआ? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का पतन। अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस युद्ध में विजय मिलने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? कौन से युद्ध के बाद? 53। खानवा के युद्ध के बाद। कौन से युद्ध के बाद? खानवा के युद्ध 1527 में खानवा का युद्ध। पानीपत 1526 में हुआ। चंदेरी का 1528 में हुआ। और घाघरा का 1529 में घाघरा का युद्ध। तो इसके युद्ध याद रख लो। बाबर के बारे में याद रख लो कि भारत में बाग बनाने की जो प्रथा है, आराम बाग, राम बाग जो आगरे में है, आगरा में बाग बनाने की जो प्रथा है, सबसे पहले भारत में कौन लेके आया? बाबर। तुझके ये बाबरी किसकी आत्मकथा है? बाबर की। हाँ के ना? तो बाबर के बारे में कुछ चीजें जान लो, बाबर के युद्ध महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आने मेरे समाज समय तोप खाने का प्रयोग किया है किसने भारत में? बाबर ने, पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 54। निम्न नामों में से किसे चिन्हित करिए? उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में किसी का नाम नहीं था। कामरान, अस्करी, हिंदाल। उस्मान नहीं था। कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था कि नहीं था? उस्मान नहीं था। उस्मान तो नहीं मिलते हैं। आपने पढ़ा है कि जब हुमायूं का शासन जब बटा, हुमायूं को जो क्षेत्र मिला था उसने अपने भाइयों में बांट दिया था। किस किस में? कामरान, अस्करी और हिंदाल में। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो आंसर हो गया। शेरशाह के शासनकाल में तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर कितनी हुआ करती थी? 55 इज अ डी आंसर। 64:1। हाँ, 64:1
वन इज द राइट आंसर। दिल्ली के पुराने किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? 56 इज ए आंसर, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह का उत्तराधिकारी था, कौन था शेरशाह का उत्तराधिकारी? शेरशाह का उत्तराधिकारी 57 इस्लाम शाह। शेरशाह के बारे में कुछ चीजें याद रखनी है, आपको ध्यान रखना। मैं यहां फिर बता देता हूं आपको हिंट थोड़ी सी। शासनकाल कब से कब तक? शासनकाल कब से कब तक? सूर्यवंश का संस्थापक। आए मेरी बात समझ में? 1539, 1545, 1545 तक कालिंजर का युद्ध। 45 लास्ट युद्ध जिसमें गोला, तोप का गोला जो लग गया था, मौत हो गई थी। तो शेरशाह ने क्या क्या काम किए? रुपए का सिक्का भारत में सबसे पहले चलवाया शेरशाह सूरी ने। आ रहा, शेरशाह सूरी ने किसका निर्माण करवाया? और ग्रांड ट्रंक रोड। आ रही मेरी बात समझ? शेरशाह के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक सम्मत राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वो कौन था? कचवाहा होंगे कि सिसोदिया होंगे? किससे स्थापित किए थे? कचवाहा राजपूतों से। कचवाहा राजपूतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? देखो आ गया फिर से क्वेश्चन। मैं 5 टाइप जो आपको बताऊं, अगर 5 टाइप से क्वेश्चन ना मिले जो इंपॉर्टेंट, तो नाम बदल दो पीटी में। कौन सी व्यवस्था आ गई? मनसबदारी व्यवस्था। ये है व्यवस्था कि नहीं है? शासनकाल से जुड़ी व्यवस्था है कि नहीं? मनसबदारी क्या थी? सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, यही होगा ना कि नहीं होगा? कि राजस्व एकत्रित करने हेतु। 59 का आंसर स्वच्छित प्रशासन, क्या है? स्वच्छ प्रशासन सुरक्षित करने के लिए। इस बार इसको थोड़ा देखना है, इसकी एफएलटी में जो है ना डी आंसर, डी आंसर दिया है, थोड़ा देख लेंगे हम इसको, है ना। फिर 60 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं, ध्यान रखना। इसको पहले ठीक से पढ़ो। अभी एलिमिनेट मेथड बताया था, अब इसको पढ़ें आप। कथन दे रहा है वो कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। कथन है, स्टेटमेंट है। कारण दे रहे हैं आर। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। 60वां क्वेश्चन, 60वें का आंसर इस ए आंसर। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करते। ध्यान देना, आप सुनो। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है? कथन पढ़ने पड़ते हैं और कारण पढ़ना पड़ता है। ध्यान देना, वो कह रहा है कि मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए यह था। कारण क्या होगा? सब एक चीज बताओ कि अगर घोड़ा थक जाएगा तो घोड़े की जो रफ्तार है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो उन्होंने यही तो बोला कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था, युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। अब घोड़ा तुम लगातार यूज करते जा रहे हो और युद्ध का समय आ गया है, तो वही घोड़े यूज करोगे कि नए घोड़े लेगा क्या? इसलिए बदलाव आवश्यकता। तो जो है आप कह रहे हैं कि जो कथन दिया था उस कारण जो दिया है, पुष्टि कर रहे हैं आपस में कि नहीं? बोले हाँ सर, पुष्टि कर रहे हैं, दोनों सही हैं। और आर जो है कारण, वो कथन की क्या कर रहा है? पुष्टि कर रहा है। दोनों को ठीक से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही धर्म कहा था? क्या बोला? क्या कह रहे हैं कि किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा था? 61 क्या है आंसर? सी आंसर, मोहसिन फानी ने। अब देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो ये चीज ऐड करना है। क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले बताओ दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, कब की थी? एकमात्र व्यक्ति जिसने अपनाया था महेश गुप्त, क्या नाम था उनका? महेश दास, क्या बोलते थे इनको? सही नाम क्या था इनका? एकमात्र व्यक्ति था, ध्यान रखना, महेश दास। हाँ वही। कब आया? 1582 है।
सर्वधर्म संभाव पर आधारित, सर्वधर्म संभाव, सुलह कुलह की नीति, सुलह की जो नीति होती है उस पर आधारित था। कौन? दीन ए इलाही, अकबर के द्वारा। बोला किसने था कि धर्म है? मोहसिन फानी। इसको ऐड कर लो किसमें? अपने नोट्स में। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? दो अस्पा और सिंह अस्पा किसने की थी? जहांगीर ने। इसको याद रखो, ये भी मनसबदारी प्रथा से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? मनसबदारी प्रथा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुगल शासक सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। इंग्लिश खां की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। किसको दी थी? विलियम्स हॉकिंस को दी थी। और ये प्रथम राजदूत थे जो मुगल दरबार में क्या थे? उपस्थित हुए थे जहांगीर के शासनकाल में, है ना। तो इसको याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने, देखो आगे चित्रकारी से संबंधित है जहांगीर, तो स्वर्ण काल है जहांगीर का, कहीं नहीं। और जहांगीर ने क्या बोल दिया है? जहांगीर ने नादिर उस जमा की पदवी दी थी 64। अबुल हसन को दी थी। तो अबुल हसन चित्रकार थे जहांगीर के दरबार में। पढ़ लोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय किसमें देखने को मिलता है? किसका? देखो शैली आ गई। मैंने बोला था रोमन शैली में 56 कोट किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो शैली से क्वेश्चन आया। मथुरा शैली, गंधार शैली क्वेश्चन आया। इसमें क्या पूछ लिया? हिंदू और ईरानी शैली का समन्वय सर्वप्रथम किसमें देखने को मिला है? 65 क्वेश्चन इज ए आंसर ताजमहल। किसमें? ताजमहल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मासिर ए आलमगिरी निम्नलिखित से किसकी रचना है? 66 क्वेश्चन बी आंसर। 66 का कौन सा आंसर है? बी आंसर। नेक्स्ट है, अरबी ग्रंथों की सहायता से फारसी में एक न्याय और कानून की पुस्तक फतवा ए आलमगीरी का संकलन किसने करवाया था? 67 का क्या आंसर है? 67 इज सी आंसर। फतवा ए आलमगीरी का आंसर क्या हो जाएगा? 67 का सी आंसर। औरंगजेब। सल्तनत कालीन दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण या लाल महल का निर्माण, ध्यान देना, सल्तनत कालीन दिल्ली स्थित लाल महल का निर्माण किसने करवाया था? 68 इज ए आंसर। बलवन। किसने करवाया था? बलवन ने करवाया था। 69 जोड़ी है, जोड़ी को मिला देना। कैसे? देखो, अद्वैतवाद कौन का संकलन किसने किया? शंकराचार्य। किसने? शंकराचार्य जी ने। फिर क्या है आपका? द्वैताद्वैत किसने किया? निम्नकाचार्य जी ने। द्वैतावाद का किसने किया? माधवाचार्य ने। और शुद्धत्ववाद का किसने किया? बल्लभ। डी सी बी ए, डी सी बी ए आंसर इस सही है ना। 70 का क्या हो जाएगा? रोहतासगढ़ का किला किसके द्वारा बनवाया गया? शेरशाह के द्वारा बनवाया। किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा बनवाया गया। तो शेरशाह की स्थापना आ गई कि नहीं आ गई? मुगल शासक अकबर के द्वारा किस बार मजहर की घोषणा की गई? मुगल शासक मजहर की घोषणा 1579। मजहर क्या था? मजहर बेसिकली ये था कि जो आपके कादरी हुआ करते थे, या जो जिसे बोलते काजी उल कुजात बोला जाता था, जो न्याय व्यवस्था के प्रमुख होते थे या जो धार्मिक मामलों के प्रधान होते थे, उनका हस्तक्षेप जो शासन में था उसको पूर्णतः बंद कर दिया था। किसने? अकबर ने। कब किया? 1579 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 72 जहांगीर ने कितनी घोषणा करवाई थी जिन्हें आईने जहांगीर में कहा जाता है? सी आंसर 12। कितनी घोषणाएं थी? 12 घोषणाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 में क्या बोला है? निम्नलिखित कथनों विचार करें कि चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। शेरशाह के बचपन का नाम बरीद था। शेरशाह ने पानीपत का युद्ध मुगलों की ओर से लड़ा था। कौन सा कथन असत्य है? चयन करें। ध्यान दो, नीचे असत्य पर टिक करना है। असत्य कौन सा कथन है इसमें से? 73 इज बी आंसर। 2 और 3 वरीद था। इनका नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। क्या नाम था? फरीद था नाम। क्या था? फरीद। और तीसरा क्या कह रहा है ये? कि मुगलों की ओर से लड़ा था। गलत है ये आंसर। पानीपत का युद्ध गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि अकबर द्वारा प्रारंभ सिक्का जलाली किस धातु का था? 74 सी आंसर चांदी का था। किसका था? चांदी का था। निम्न में से हुमायूं के संदर्भ में कहा जाता है हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। किसने बोला है? 75 का लेन पूत ने। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 76 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तेलुगु ग्रंथ अमुक्त मालद्य की रचना कृष्णदेव राय ने की थी। डोमिगो पायस देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था। आरबिडू वंश का शासक सदाशिव राय के काल में तालीकोटा का युद्ध हुआ। पुर्तगाली यात्री डुआर्ट बारबोसा कृष्णदेव राय के दरबार में भारत आए। सही कथन चुनना है, असत्य नहीं चुनना है, सही कथन चुनना है। कौन सा क्वेश्चन है? 76 का आंसर सी आंसर। 1 और 4, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 77 कि जयपुर भवन जहां 1666 में शिवाजी को कैद रखा गया था वह स्थित कहां पर है? कहां स्थित है 77? ए आंसर, आगरा में। मोहर नामक सोने का सिक्का जो मुगल काल में सर्वाधिक प्रचलित था किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? 78 आंसर इज सी आंसर, अकबर के द्वारा। 4 बाग बनाने की पद्धति देखो, अभी बताया था मैंने आपको। बाग बनाने की पद्धति किसने शुरू करवाई थी भारत में? बाबर ने। आराम बाग, राम बाग, ये सारी चीज बताई थी। एक क्वेश्चन पूछ लिया। 4 बाग पद्धति में बना प्रथम स्थापित स्मारक कौन सा था? 79 डी आंसर, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 80वां। कौन सा छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे? एक राजनीतिक गुरु थे, एक आध्यात्मिक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु 80 का आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर, गुरु रामदास। और कोणदेव कौन थे? राजनीतिक गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? 82, वेरी गुड। 82 का आंसर डी आंसर, मीर बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 83 कि निम्न में से किस गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। खालसा पंथ इस गुरु गोविंद सिंह। नस्तालीक क्या है? 84 ए आंसर, एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, नस्तालीक। 85 हैदराबाद पर स्वतंत्र निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्यान देना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में हुई। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना निजाम मुल्क ने की थी। अवध का प्रथम राज सदादत खान था। असत्य कथन, पकड़ लिया, असत्य कथन पर विचार करना है आपका। तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर। इनमें से कोई नहीं, कोई असत्य नहीं है। दारा सिकों ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है? सिर अकबर। 86 का आंसर ए आंसर, सिर ए अकबर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 सल्तनत काल में दीवान मुस्तखराज का नाम क्या था? 87 का आंसर इज बी आंसर, राजस्व विभाग। कौन सा विभाग? राजस्व विभाग। यदि रजिया स्त्री नहीं होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। उक्त कथन किस इतिहासकार का है? 88 का आंसर बी आंसर, एलन फिस्टन का है। एल फिस्टन का है। 89 का आंसर, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? मोहम्मद शाह रंगीला, तो मोहम्मद शाह के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका? कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1761। सभी में 2 में दिया है 1761। 90 का आंसर हो जाएगा ए, 14 जनवरी 1761 में। और जब आप रियासत पढ़ते हैं तो देखोगे कि इसी में आपके जो इंदौर वंश के जो शासक थे मल्लाराव होलकर, वो वापस आ गए थे। इसमें सदाशिव राव ने क्या किया था? नेतृत्व किया था मराठों की ओर से। मराठे क्या हो गए थे? इसमें
पराजित हो गए थे। अहमद शाह अब्दाली के मध्य में लड़ा गया था कि नहीं लड़ा गया था? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? 91 का आंसर इज ए आंसर, मराठा भूराजस्व की प्रथा थी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व दावों को किस नाम से जाना जाता था? ये याद रखना, मराठाओं के जो दो कर होते थे, एक सर देशमुखी और एक चौथ, ध्यान रखना। 92 है ना ये, बी आंसर चौथ। सुरक्षा के लिए था ये, माने कि मराठे बोलते थे कि मैं सुरक्षा करूंगा लेकिन उसके बदले आप हमें टैक्स दो, तो वो कहलाता था चौथ। और सर देशमुखी यानी हम देश के रक्षक हैं आपके इस भूमि के पूरे के, तब वो दिया जाता। कितने परसेंट था वो, परसेंटेज आपको याद रखनी है। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां हुआ था? 93 सी आंसर, रायगढ़ में। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है? 94 इज डी आंसर, गुरु गोविंद सिंह। 95 किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी दान में? बी आंसर, गुरु रामदास। किसको दी थी? गुरु रामदास को। मुगल काल में मौलिम क्या था? 96 डी आंसर, व्यापारिक जहाजों पर जो कर्मचारी होते थे उन्हें बोला जाता था मोमिल। 97 भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे कौन हुआ करते थे? डी आंसर, व्यापारी। कौन थे? व्यापारी। और 98 फिर से सूची आई है, देखो आई स्थापत्य की सूची के नहीं। अब देखो 3 क्वेश्चन बचे हैं, अब मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। इंडिविजुअल शासक, उसका शासनकाल, उसकी राजधानी, उसके जानकारी के स्रोत, विदेशी इतिहासकारों की पुस्तकें जो थी, स्थापत्य, संधियां, युद्ध एक जगह लिखना, स्थापत्य एक जगह, विदेशी आक्रमणकर्ता एक जगह, माने टोटल मिला के सार वही है। देखो अब स्थापत्य आ गई कि नहीं? तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? 98 इज ए बी सी डी। बाबर ने क्या बनवाया? ए का ए आंसर, जामा मस्जिद। क्या है ये? 98 इज ए आंसर, 1 2 3 4। ये आंसर गलत नहीं लग रहा? क्यों? बाबर ने जामा मस्जिद, बिल्कुल। मीर वाकी के, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। ऑप्शंस को देखेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 99 मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल का मक्का का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 99 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी आंसर, सूरत को कहा जाता था। और लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मुगलों की अदालत में क्या भाषा हुआ करती थी? फारसी इज द राइट आंसर। और इस तरीके से हमने पूरा सार निकाला जो अपना इस लेक्चर का, वो सार ये है कि किसी भी सल्तनत काल को पढ़ो, मुगल काल को पढ़ो, किसी भी वंश को पढ़ो, आप उसके क्रम को पढ़ लें, स्थापत्य को पढ़ लें, राजा की विशेषताओं को पढ़ लें, शासन काल को पढ़ लें, स्रोतों को पढ़ लें जो जानकारी के स्रोत हैं। इसके बाद भक्ति आंदोलन पूछा तो भक्ति आंदोलन एक बार देख ले। इस तरीके से उसकी जो विभाग हैं, विभागों को पढ़ लें, कौन प्रमुख होता था, प्रमुखों को पढ़ लें, और एक प्रॉपर एक 10 पेज में एक नोट्स बना के उसको प्रारंभिक परीक्षा के लिए समाप्त करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।